दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। आज का करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोग कहेंगे सर, रोज का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता है? एक दिन आता है, वो भी 4 साल में आता है, 29 फरवरी। उस दिन का करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। उस दिन हम जरूर कहेंगे कि उस दिन का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा हर दिन का करंट अफेयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 जून 2024 करंट अफेयर। तो चलिए फर्स्ट न्यूज क्या है? फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन द UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। पहली इंडियन वुमेन है, आप समझिए, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। जब भी कोई काम पहली बार होता है, वो भी विमेन से रिलेटेड ज्यादा होता है, तो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो हमारे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इंडियन वुमेन, to win a fight in the ultimate championship, ultimate fighting championship। उनका नाम क्या है? पूजा तोमर। पूजा तोमर। तो पूजा तोमर का नाम, पूजा तोमर ने क्या किया है? पहली बार जो फाइटिंग, किसी इंडियन ने पहली बार अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप का किताब जीता है। उनका नाम है पूजा तोमर। ये है कहां से? दूसरा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है कि यह जो पूजा तोमर है वह है कहां से? वह है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश है। सी इज अ मिक्स्ड मार्शल आर्ट, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। राइट। और इन्होंने किसको डिफीट किया है? सी डिफीटेड ब्राजीलियन फाइटर है, उनको डिफीट किया है। फाइटर, उनका नाम क्या है? रियाने डॉस सैंटोस। इनको उन्होंने डिफीट किया है, रियाने डॉस सैंटोस, जो कि ब्राजीलियन फाइटर है, उनको डिफीट किया। और पहली बार हुआ किसी इंडियन वीमेन ने UFC का खिताब जीता है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिक्स्ड मार्शल आर्ट क्या, जिसमें बॉक्सिंग भी हो रहा है, उठा पटक भी हो रहा है, सब कुछ, मुंह टूट रहा है, हाथ टूट रहा है, शोल्डर टूट रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको मिक्स्ड मार्शल आर्ट बोलते हैं। गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार हुआ है, तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उससे बहुत ज्यादा, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो पूजा तोमर है वो कहाँ की है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश की है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट न्यूज है नॉर्वे ओपन चैंपियनशिप, नॉर्वे ओपन चेस चैंपियनशिप। अभी किताब अभी हुआ था, उसका किताब कौन जीता है? नॉर्वे ओपन चेस चैंपियनशिप। सेकेंड न्यूज, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज्यादा न्यूज है। नॉर्वे ओपन चेस चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप, इसका किताब कौन जीता है? मैग्नस कार्लसेन। मैग्नस कार्लसेन, मैग्नस
कार्ल सेन, इन्होंने जीता। ये नॉर्वे के ही हैं, यह नॉर्वे के ही हैं और 6 टाइम नॉर्वे ओपन चेस चैंपियनशिप 6ठी बार इन्होंने जीता है, 6 टाइम। ओके, गॉट इट। और इंडिया के आप लोग जानते ही होंगे आर प्रज्ञानंद, कुछ समय पहले इनको चेस चैंपियनशिप में हराए थे। ये दुनिया के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं, पर इनको हराए थे। अब उनका स्थान क्या था? नॉर्वे ओपन चेस चैंपियनशिप में 3rd पोजीशन था उनका, आर प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद। गॉट इट। इनका पोजीशन क्या था? 3rd प्लेस पे आए थे। और जो नॉर्वे ओपन चेस चैंपियनशिप है उसको कराता कौन है? क्वेश्चन आ सकता है ना कि इसको, इस जो इवेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो टूर्नामेंट हो रहा है, इसको कराता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसको कराता कौन है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन। वर्ल्ड, दिस इवेंट हैज बीन डन बाय द, हैज बीन कंडक्टेड बाय द वर्ल्ड चेस फेडरेशन। और वर्ल्ड चेस फेडरेशन कब फॉर्म हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वर्ल्ड चेस फेडरेशन फॉर्म हुआ था 1924 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड में है। राइट, नोट डाउन कर लीजिए। पूछा जा सकता है क्वेश्चन, नॉर्वे ओपन चेस चैंपियनशिप में जो 3rd पोजीशन आया वो किसका है? आर प्रज्ञानंद का, आर प्रज्ञानंद। और नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड चेस फेडरेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कब फॉर्म हुआ था, कब स्टार्ट किया गया और कहां इसका हेडक्वार्टर है। गॉट इट, पक्का। नेक्स्ट न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये है कहां और ये न्यूज में क्यों? सबसे पहली बात है कि जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उत्तर प्रदेश में। अब इसको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इंक्लूड किया जाना है, मतलब इसको एज अ प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इंक्लूड करके वहां पर टाइगर को इंक्लूड किया जाएगा। समझ में आ गया? पक्का। तो एक तरीके से यह क्या बन सकता है? टाइगर नेशनल पार्क भी बन सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, यह है कहां? यह उत्तर प्रदेश में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। और तीसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? ध्यान दीजिए, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज में आ गया है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रेज हो सकते हैं। और जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किस इंटरनेशनल, किस कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है? कौन सा ऐसा कंट्री जिसके साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो सिंपल सी बात, उत्तर प्रदेश जो है केवल नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो नेपाल के साथ ये बॉर्डर शेयर कर सकता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आ गया? तो देखो क्वेश्चन, एक चीज न्यूज में आया उससे उसका डायमेंशन अलग अलग प्रकार का होगा, किस डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिए। जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़िए तो आपको ऐसे ब्रेक करके ही पढ़ना पड़ेगा। कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेम करंट अफेयर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाइफ सेंचुरी, पहली बात यह है कहां? यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा। श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा में। यह इंडिया और नेपाल के बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया एंड नेपाल बॉर्डर पर है, आप कह सकते हो। अब इसको ये न्यूज में इसलिए है, इसको इंक्लूड किया जा रहा है प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर के विल बी इंक्लूडेड अंडर
प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हाउ मेनी टाइगर रिजर्व्स आर देयर इन उत्तर प्रदेश। 4 टाइगर रिजर्व्स इन उत्तर प्रदेश। अब ये 5वां टाइगर रिजर्व हो जाएगा, परंतु इसको इंक्लूड किया जाएगा, अभी है नहीं। कुछ समय में आप न्यूज देख सकते हैं कि हाँ जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है टाइगर रिजर्व के अंदर तहत आ गया। 4 टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश, इन उत्तर प्रदेश। कौन कौन सा? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, टीआर मतलब टाइगर रिजर्व। गॉट इट। अब प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व क्या है? यह 1973 में बनाया गया। किस लिए बनाया गया? यह टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को कंजर्व करने के लिए इंडिया में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया। और कह सकते हो अपने प्रकार का दुनिया का सबसे बड़ा लाइक प्रोजेक्ट है। तो किसी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि 1973 में गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था टू प्रोटेक्ट द टाइगर। गॉट इट। इसे नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। विल बी इंक्लूडेड एज अ टाइगर रिजर्व इन फ्यूचर, यू कैन सी दैट। तो कितने टाइगर रिजर्व हो जाएंगे उत्तर प्रदेश में? 5 टाइगर रिजर्व। अभी कितने हैं? 4 टाइगर रिजर्व। वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन हैज डाइड ड्यू टू द बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के कारण दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति मरा है। अब जब दुनिया का पहला व्यक्ति मरा है तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी बीमारी के कारण। और ऐसा बीमारी जो कभी आज तक कोई भी आदमी आज तक उसके कारण नहीं मरा है, कोई भी पर्सन आज तक उसके कारण नहीं मरा है। तो पूछा जा सकता है कि जो बर्ड फ्लू के कारण जो फर्स्ट पर्सन मरा है वो किस कंट्री से है? समझ में आ गया? किस कंट्री से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो मैक्सिको से। समझ में आ गया? ध्यान दीजिएगा, जब भी हमने बहुत बार बोल चुका हूं मैं, जब कोई भी काम पहली बार होता है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड फर्स्ट पर्सन हैज डाइड ड्यू टू बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू, और फ्लू वो है कहां के? वो 59 ईयर ओल्ड पर्सन है जो कि मैक्सिको से है। और ये कौन रिपोर्ट किया है? इसको रिपोर्ट करने वाले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? अब हेल्थ से रिलेटेड है तो WHO ने रिपोर्ट किया है इसको। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट किया है कि दुनिया का जो सबसे पहला व्यक्ति है जो बर्ड फ्लू के कारण मरा है वो कहाँ का है? मैक्सिको का है। और सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है जानते हैं? वो जो पर्सन है उसका कोई इतिहास नहीं, कोई हिस्ट्री नहीं है कि उसका कोई पोल्ट्री फार्म हो या कोई एनिमल फार्म हो, कोई भी नहीं, और वह मारा गया। इसलिए क्या हो सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा मतलब चिंताजनक बात है कि किसी बर्ड फ्लू के कारण कोई पर्सन जो है वह मारा गया। बर्ड फ्लू को क्या बोलते हैं? एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। इसको बोलते हैं एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस। किससे फैलता है? सिंपल सी बात है, बर्ड से, चिकन से, डक से, ओके, ऑस्ट्रिच से, इन सब के कारण, टर्की से, इन सब के कारण ही फैलता है। इन सब में फैलता है और इन सब के कारण ही फैलता है। समझ में आ गया? अब जब बर्ड फ्लू किसी को होता है तो होता क्या है? सिंपल सा एक वायरल, ये तो क्या है? वायरल इन्फेक्शन है।
इसके कारण बुखार आ जाता है, गले में दर्द होने लगता है, धीरे धीरे अगर वह एडवांस स्टेज में पहुंचने लगता है तो मल्टी आर्गन फेल्योर्स भी हो सकते हैं, मसल्स बहुत ज्यादा दर्द करना शुरू कर देता है। और पहला व्यक्ति पाया गया मैक्सिको से, जो कि बर्ड फ्लू के कारण मर गया। तो इसलिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है किस कंट्री से, अब नाम नहीं पूछेगा कौन सा आदमी जो है वह मरा है, वो पूछा जा सकता है किस कंट्री से मरा है और कौन रिपोर्ट किया है। इस जो न्यूज है उसको रिपोर्ट करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। जब हेल्थ से रिलेटेड कुछ चीजें आती हैं, अगर आप पढ़े नहीं हो, अगर आप चांस लेना चाहते हो और इंटरनेशनल हेल्थ के बारे में बात चल रही है, तो आप ले सकते हो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, चांस ले सकते हो। समझ में आ गया। अभी 18th लोकसभा इलेक्शन हुआ, 1 जून को कंप्लीट हुआ, 4 जून को रिजल्ट आया। उसके बाद 9 जून को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपना शपथ ग्रहण किया। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैक्सिमम कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। आप सब समझ सकते हो कितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा, सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही बना दो, सबको जितने भी, अगर कोई गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है तो गवर्नमेंट कौन फॉर्म कर सकता है, जिसके पास 272 सीट्स हो या उससे अधिक हो वही गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है। सबकी इच्छा होती है कि हमको मिनिस्टर बनना है, हमको मिनिस्टर बनना है, तो लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को मिनिस्टर बना सकते हैं। और ये अधिकतर कब होता है, जब कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होगा, अच्छे से जो लोग मिनिस्टर्स हैं अपने काम को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर थोड़ा सा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इससे रिलेटेड बदलाव किया गया। क्या किया गया कि जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, 543 मेंबर्स हैं, उसमें से केवल 15% लोग जो है वह क्या बन सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, केवल 15%। तो 15% मतलब अराउंड 81.45, तो 81 ही, 15% से ज्यादा नहीं बन सकते। ध्यान दीजिएगा, तो 15% ज्यादा हो जाएगा तो 82 हो जाएगा, ज्यादा 82 जो है 15% ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 81, मैक्सिमम 81 बन सकते हैं। ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 9 जून को ओथ सेरेमनी थी, जिसमें 72 जो लोग हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने मिनिस्टर्स की ओथ ली है। अब ये अधिकार कहां से मिलता है, अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन देता है अंडर द 75, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में क्या होता है, प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को ओथ दिलाता है, मतलब अपॉइंट करता है। अब प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, प्रेसिडेंट से रिकमेंड करते हैं कि कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ओथ ले सकता है, फिर प्रेसिडेंट उनको भी ओथ दिलाते हैं। समझ में आ गया। तो न्यूज है यही, मैक्सिमम कितने परसेंट, 15%। 18th लोकसभा इलेक्शन अभी हुआ था, एंड 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओथ लिए हैं। तो मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम 15% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा कैन टेक ओथ एज मिनिस्टर। और नो प्रॉब्लम। अब 72 में से 30 जो है वो क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर है, 5 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है, और 36 है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है। समझ में आ गया, इसलिए 72 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। तो ध्यान दीजिएगा, और यह जो 2003 से पहले क्या था, कितने भी मिनिस्टर बना सकते हो आप, पर 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यह रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि मैक्सिमम जो है 15% लोग ही जो टोटल स्ट्रेंथ है लोकसभा का, उसका 15% लोग ही मिनिस्टर बन सकते हैं। समझ में आ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है, मैक्सिमम कितने स्ट्रेंथ हो सकते हैं। दूसरा, यह क्या कॉन्स्टिट्यूशन में पहले मेंशन था, नहीं,
यह 91st कॉन्स्टिट्यूशन 2003 के तहत इसको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव करके इंक्लूड किया गया, इसको ध्यान दीजिए। 3-4 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। और इट नेक्स्ट है 6th है आरबीआई कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी। आरबीआई जो है अभी कमेटी कंस्टिट्यूट किया है। क्या होता है कि डिजिटल जो ट्रांजेक्शन है कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और उसमें आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा फ्रॉड के केसेस आ रहे हैं। उस फ्रॉड के केसेस को कम करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के चेयरमैन कौन है यह पूछा जा सकता है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म से, डिजिटल ट्रांजेक्शन से, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिएगा, आरबीआई कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी to examine various aspects of setting up a digital public infrastructure for, इसलिए फॉर डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म, इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। ध्यान दीजिए क्या है, आरबीआई कंस्टिट्यूटेड अ कमेटी फॉर टू एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बनाए जा रहे हैं, तो क्या होता है उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है, फ्रॉड हो सकते हैं, बहुत सारे केसेस देखे जा रहे हैं। समझ में आया? इसलिए कमेटी कंस्टिट्यूट किया गया है। अब पूछा जा सकता है कि जो कमेटी के चेयरमैन है उनका नाम है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने, उनका नाम, कमेटी के जो चेयरमैन है, ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन ऑफ कमेटी, ये हमारे लिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है एपी होता, एपी होता। और एक क्या है, फॉर्मर एमडी और सीईओ रहे हैं किसके, एनपीसीआई के, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ, फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि पूरे डिजिटल प्लेटफॉर्म को देखती है। जैसे कि हम लोग फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, पेटीएम यूज करते हैं ट्रांजेक्शन के लिए, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन के लिए, उसको रेगुलेट करने का काम करती है कौन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गॉट इट? तो अभी आरबीआई ने कमेटी गठित की है, किसके लिए, एग्जामिन करने के लिए, क्या, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप अ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, किस लिए, डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के लिए। गॉट इट? नो प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज है, अभी सिक्किम में क्या हुआ था, विधानसभा का इलेक्शन। तो सिक्किम के नए सीएम कौन है पूछा जा सकता है, क्योंकि जो सिक्किम स्टेट है और जो अदर 7 सिस्टर्स है लाइक असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब जो है, नागालैंड, इनसे भी क्वेश्चन, ये जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इनको जो जियोग्राफिकल लोकेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बनते हैं, गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समझ में आ गया? पक्का देख लेते हैं उनके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है। सिक्किम के नए चीफ मिनिस्टर, न्यू चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तमांग। यह सेकंड टाइम बने हैं, सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं सिक्किम के, सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम। पहले दूसरी पार्टी में थे, पर 2014 में नहीं, 2014 में अपनी खुद पार्टी बना ली, क्योंकि जो 2014 में जिस पार्टी से थे उस पार्टी ने इनको
मंत्री पद देने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं अब झुकेगा नहीं, अब अपनी नई पार्टी बनाएगा। अब नई पार्टी बना दिए। ओके, उसके बाद 2019 में इन्होंने इलेक्शन जीता और चीफ मिनिस्टर बने, और 2024 में तो गजब ही कर दिया। सिक्किम में क्या है, 32 सीट्स है। सिक्किम में 32 विधानसभा की सीट है, उसमें से 31 सीट इन्होंने जीत लिया। आप समझ सकते हैं, 31 सीट इन्होंने जीत लिया। तो समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए, उनके पार्टी का नाम क्या है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी बना दिए 2014 में। क्यों? क्योंकि दिल पे ले लिए, उनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया, तो बोले कि अब तो चीफ मिनिस्टर बन के रहेंगे, क्योंकि छूकेंगे नहीं। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। गॉट इट? ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो किसका है, प्रेम सिंह तमांग, यही उसके फाउंडर है। गॉट इट? इन्होंने 32 में से 31 सीट जीता था। अब सेकेंड टाइम सिक्किम के चीफ मिनिस्टर बने हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब दूसरा चीज आ जाता है सिक्किम का जियोग्राफिकल लोकेशन, बिकॉज सिक्किम बहुत बार न्यूज में आ चुका है। तो आप देखोगे नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, और ईस्ट में कौन है, भूटान है, वेस्ट में कौन है, नेपाल है, और साउथ में कौन है, कौन सा स्टेट है, साउथ हम ही लोग हैं, पर साउथ में कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल है। इन तीन साइड से क्या है, वह मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, चाइना, भूटान और नेपाल के साथ। समझ में आ गया? इसको ध्यान दीजिएगा। तो जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 8th न्यूज है, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसको मिला है? बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड किसको मिला है और कौन दिया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक इंडियन को मिला है, इसलिए हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, इसका मतलब क्या है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को मिला है जो बिजनेस को रेगुलेट करता है। ध्यान दीजिएगा, रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंकर, बाय द एशियन बैंकर, किसको मिला है, सेबी को मिला है। सेबी के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये कब फॉर्म हुआ था, 1988 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ये करता क्या है, सिक्योरिटी जो सिक्योरिटी मार्केट हो उसको रेगुलेट करने का काम करता है, शेयर मार्केट है उसको रेगुलेट करने का काम करता है कि कोई फ्रॉड ना हो सके, ट्रांसपेरेंसी उसमें मेंटेन करने का काम करता है। तो रिसेंट पास्ट में उन्होंने एक पॉलिसी लाई थी, T+1। सेबी ने क्या पॉलिसी लाई थी, T+1 सेटलमेंट, T+1 सेटलमेंट, ओके। हाँ, इसमें कब लाया था, 2021 या 2021 में इन्होंने T+1 एक पॉलिसी लाई थी सेबी ने। अब उस पॉलिसी के तहत क्या था, इन्होंने मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाई, और कोई भी जो पेमेंट होता है उसको प्रॉपर तरीके से इंस्टेंट पेमेंट किया जा सकता था, इंस्टेंट पेमेंट किया जा सकता है, जिससे क्या होता है, मार्केट में कम समय में अच्छे काम हो सकते थे। इन सब के कारण ये सब क्या किया हुआ, मतलब पूरे मार्केट को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने का काम किया। कौन से पॉलिसी के तहत, T+1 सेटलमेंट पॉलिसी के तहत। ध्यान दें, T+1 सेटलमेंट पॉलिसी के तहत इंस्टेंट पेमेंट हो सके और मार्केट को प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जा सके। कब लाया गया था, 2021 में, और फुल्ली इंप्लीमेंटेड कब हुआ था, 2023 में फुल्ली इंप्लीमेंटेड हो चुका था। अब इसी कारण द एशियन बैंकर ने इनको द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड दिया है 2024 का। समझ में आ गया? तब किसको मिला है, सेबी को। अब सेबी न्यूज में आ गया, सेबी के बारे में बहुत सारे चीज पूछा जा सकता है। सेबी है क्या, एक रेगुलेटरी बॉडी है। कौन किसको रेगुलेट करती है, मार्केट को रेगुलेट करती है, और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है, मतलब पार्लियामेंट ने कानून लाकर पार्लियामेंट के अंदर पास किया है, उसके बाद इसको बनाया गया है। इसको ध्यान दीजिएगा, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बना है, ये एक तरीके से एक्ट है, इसलिए हमारे लिए बहुत ज्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड बाय द एशियन बैंक वाज गिवन टू द सेबी। 4 ऑप्शन दे देगा, आरबीआई, एसबीआई, सेबी और कुछ एक ऑप्शन दे देगा। अगर आपको पता है तो फर्दर टिक करोगे सर देना, क्योंकि आरबीआई भी रेगुलेटरी बॉडी एक तरीके से बैंकर्स ऑफ बैंक है। समझ में आ गया? पक्का 100%। नोट डाउन कर लीजिए। T+1 सेटलमेंट पॉलिसी, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान देना। T+1 सेटलमेंट पॉलिसी कौन लाया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन लाया है? तो सेबी ने लाया। किस लिए लाया है? सिंपल सी बात, इंस्टेंट पेमेंट के लिए, मार्केट के अंदर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, इन सब के लिए लाया। समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर हर न्यूज जब इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है? आप समझिए, पूरे दिन का 10 ही न्यूज लेके मैं आता हूँ, 10 न्यूज लेके आता हूँ। हर न्यूज इंपॉर्टेंट है, हर न्यूज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ओके। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किस इंडियन को मिला? बहुत लोगों को मिला है, पर हम इंडियन की बात करते हैं। किस इंडियन को मिला है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विलियन सुबैया इनको मिला है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? विलियन सुबैया को मिला है। ये 4th इंडियन है जिनको मिला है। अभी तक 3 इंडियन को मिल चुका था, ये 4th इंडियन है। ध्यान दीजिएगा, ये 4th इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। 4th इंडियन है जिनको अवार्ड मिला है। और पहले किसको मिल चुका है? ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। नारायण मूर्ति, इंफोसिस के मालिक। और कोटक महिंद्रा के, ध्यान दीजिए, उदय कोटक को मिला है। उदय कोटक को मिल गया है। हाँ, कोटक। और किरण मजूमदार को मिला है। किरण मजूमदार को मिला है। किरण मजूमदार को। और ये क्या है? बाइकॉन लिमिटेड के मालिक है किरण मजूमदार। इन तीनों को पहले ही EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा चुका है। तो चौथे जो है विलियन सुबैया को दिया। यह क्या है? ये ध्यान दीजिएगा, यह पहली बात है, ये एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। इज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया की क्या है? एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट। एंड आप बोल सकते हो कि चेयरमैन है चोलामंडलम, चेयरमैन ऑफ चोलामंडलम। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम। व्हाट इट? नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है, किस इंडियन को दिया गया? बहुत लोगों को दिया गया, किस इंडियन को दिया गया? तो विलियन सुबैया को दिया गया। या 4th इंडियन है जो इस अवार्ड को रिसीव किए हैं। पहले कौन है? नारायण मूर्ति है, उदय कोटक है, किरण मजूमदार है। इन तीनों को मिल चुका है अवार्ड। लास्ट न्यूज ऑफ द डे क्या है देख लेते हैं। प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? प्रेरणा से नाम क्या समझ में आता है? कि जो किसी से प्रेरणा लेते हो, तो आप जब किसी से प्रेरणा लेते हो उनकी स्टैचू बना देते हैं। एक तरीके से क्या हो रहा है? प्रेरणा स्थल, आप वहां पे जा रहे हो, वहां से प्रेरणा ले रहे हो। तो जो प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है वो लोकसभा जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर बनाया जा रहा है। तो कौन बनाएगा? लोकसभा सेक्रेटरीट बनाएगा। अब किसका बनाएगा? जो फ्रीडम फाइटर्स हैं या तो ग्रेट लीडर्स हैं जिससे हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं, जैसे सरदार पटेल हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं,
इन लोगों से हम लोग क्या करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं। ओके, गांधी जी हैं, इन लोगों से हम लोग क्या लेते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, प्रेरणा स्थल। प्रेरणा ले रहे हैं हम लोग, प्रेरणा स्थल। कहाँ बनाया जा रहा है, फर्स्ट थिंग इज बीइंग डेवलप्ड बाय लोकसभा सेक्रेटेरिएट। अब लोकसभा सेक्रेटेरिएट बना रहा है तो कहाँ बनाएगा, लोकसभा हाउस कॉम्प्लेक्स में बनाएगा, लोकसभा कॉम्प्लेक्स में बनाएगा। अभी क्या, जो पुराना लोकसभा है वहां पे अलग अलग जगह पर जो स्टैचू है वो बनाए गए हैं, जैसे महात्मा गांधी के, सुभाष चंद्र बोस के, सरदार पटेल के, अलग अलग जगह बनाए गए। अब इनको एक जगह लाया जाएगा, इनको एक जगह लाया जाएगा और उनके स्टैचू को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसको नाम दे दिया जाएगा प्रेरणा स्थल। और कोई भी व्यक्ति जाकर वहां पर एक जगह पर प्रेरणा ले सकता है, जिससे प्रेरणा लेना हो। समझ में आ गया, ये है प्रेरणा स्थल। पूछा जा सकता है क्योंकि ये बन रहा है अभी, प्रेरणा स्थल जो बन रहा है हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड है। तो किस किस का स्टैचू बनाया गया है, यह क्वेश्चन हो सकता है। कहाँ बनाया जा रहा है, यह क्वेश्चन हो सकता है। किसने बनाया है, यह क्वेश्चन हो सकता है। और इसका मतलब क्या है, यह क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ जाइए। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। तो प्लीज जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो है नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो बेल आइकन तो दबाना ही पड़ेगा, तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।